हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने स्व का वृत्त सीखा और आज सीखेंगे स्त, स्थ या ष्ट का चाप। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जैसा सवृत्त सीखा है ये भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा और इसके मात्रा का स्थान भी वही रहेगा। जैसे कि देखिए प व्यंजन को लेते हैं। मान लीजिए हमें स्त, स्थ या ष्ट का चाप प व्यंजन के साथ में जोड़ना है। तो यहाँ पे जैसे हम स का वृत्त लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका चाप बनाएंगे और ये प व्यंजन जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा स्त भी, स्थ भी और ष्ट भी। व्यंजन प के साथ में जोड़ने में ये स्त, स्थ, ष्ट हो जाएगा, लेकिन प व्यंजन में इसको तीनों में से किसी एक के साथ ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि स्तप ले लेते हैं तो ये स्त को पहले पढ़ेंगे फिर ये प को पढ़ेंगे। तो ये चाप प व्यंजन के आधे से भी यानी कि 1/3 हिस्से में बनेगा। जैसे कि ट के साथ में देखते हैं, जैसे स्तप लिखना है तो ये स्त का चाप और ये ट, तो ये हो जाएगा स्त भी, स्थ भी और ष्ट भी। अब देखिए वक्र रेखा में कैसे बनेगा ये चाप। तो ये वक्र रेखा में सवृत्त के समान भीतर की तरफ यानी कि अंदर से ही बनेगा वक्र रेखा के। जैसे कि स्तम लिखना है तो ये म व्यंजन का 1/3 ये हो जाएगा स्त और ये म। एक बार और बना रही हूँ, ये स्त और ये म। स्त, ष्ठ, ष्ट और ये म व्यंजन के साथ में बना है। तो जैसा शब्द आएगा उसको हमें इसमें मिला के देखना है, मैच करना है। जो मैच करेगा समझिएगा उसमें स्त, स्थ और ष्ट आया हुआ है। जैसे कि स्थल लिखना है तो ये ल व्यंजन के अंदर तरफ से ये हो जाएगा स्थ और ये ल व्यंजन। तो स्थ को पहले पढ़ेंगे फिर ल व्यंजन को पढ़ेंगे। अब देखिए ये स्त, स्थ, ष्ट का चाप व्यंजन के आरंभ में भी लगता है और व्यंजन के अंत में भी लगता है। जैसे कि प व्यंजन को ही लेते हैं, ये प, अब प व्यंजन का 1/3 ये हो जाएगा ष्ट। और अगर सवृत्त लिखना है तो ये प और ये सवृत्त गोल सर्कल ये अंदर की तरफ ही बनेगा, लेकिन ये जो चाप है स्त, स्थ और ष्ट का ये व्यंजन का 1/3 में बनेगा, ये प और ये ष्ट। तो इसका आपको ध्यान रखना है और इसका आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हो जाएगा पष्ट भी, पस्थ भी या पष्ट भी। तो इस प्रकार से इसके साथ में क्या मैच कर रहा है ये हमको समझना है। तो ये पस्थ हो जाएगा। जैसे कि ये ष्टत या ष्ठत या ष्टठ है, इसी प्रकार इसको अंत में लिख देंगे ये ट व्यंजन और ये वृत्त चाप। तो ये हो जाएगा टस्थ, टस्थ या टष्ट। जैसे ये स्तम मान लीजिए स्त म या स्थ म या फिर ष्ट म। अब ये अंत में लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये म, ये चाप, तो ये हो जाएगा मस्त, मस्थ या मष्ट। अब देखिए ये दोनों तो कोई शब्द होता नहीं है, मस्थ या मष्ट, मस्त होता है। तो इस प्रकार से हमको मैच करके समझ के लिखना पड़ेगा। र व्यंजन में देखिए जैसे कि ये र व्यंजन है, अब र व्यंजन के अंत में लगाना है इसको, तो ये चाप आधे से कम में ही रखना है यानी कि 1/3 समझिए। तो ये हो जाएगा रस्त भी, रष्ट भी और रस्थ भी। और अगर इसको आरंभ में लगा देंगे ये चाप और ये र, तो यहाँ पे चाप को पहले पढ़ेंगे सव्यंजन के समान। तो ये हो जाएगा स्तर, स्थर या फिर स्टर। स्तर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये नीचे आने वाले वक्र रेखा में ये स्त और ये नीचे आने वाला र करके भी लिख सकते हैं। तो ये वाला स्तर बनाइएगा आपसे जब भी आएगा स्तर। तो जैसे कि क व्यंजन में लिखना है
ये क, ये चाप, तो ये हो जाएगा कष्ट भी, कस्थ भी और कस्त भी। अब हमको समझ के लिखना है कि ये तीनों में से क्या आया हुआ है यहाँ पे। तो कस्त कोई शब्द नहीं होता, कस्त भी कोई शब्द नहीं होता, ये हो जाएगा कष्ट। तो इस प्रकार एक छोटा सा चाप जब किसी सरल या वक्र व्यंजन के आरंभ या अंत में लगाया जाता है तो वह स्त, स्थ और ष्ट को सूचित करता है। तो ये चाप भी स्ववृत्त के अनुसार लिखा और पढ़ा जाता है और इसमें स्वर लिखने का भी वही नियम है। अंतर केवल ये है कि स्ववृत्त में अगर अ या आ का स्वर आता है, जैसे कि असर, तो ये अ, ये स्ववृत्त और ये र, यहाँ पे हम डैश निकाल सकते हैं और स्ववृत्त को स्ववृत्त ही रहने देते हैं। लेकिन इस चाप में अंतर ये है कि आरंभ में अ या आ का स्वर आने में भी इस संकेत को पूरा लिखा जाता है। जैसे कि आस्तीन लिखना है तो यहाँ पे आया हुआ है, फिर स्तीन आया हुआ है। स्त करके ना नहीं कर सकते, यहाँ पे आ नहीं लगा सकते, नहीं तो ये स्त, स्थ, ष्ट का चाप हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे चाप लगा के ना बनाएंगे तो ये स्थान हो जाएगा। इसलिए जब भी अ या आ का स्वर आएगा आरंभ में व्यंजन के पहले, तो यहाँ पे हम आस्तीन को ये अ कर देंगे, स्ववृत्त कर देंगे और त बना के ना का आंकड़ा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आ, ये स और ये ती और ये न। लेकिन अगर ये चाप अंत में आएगा तो अंत में हम डैश लगा सकते हैं। जैसे कि ये मस्त हो गया, अब मस्ती लिखना है तो ये मस्त करके यहाँ पर से डैश निकाल देंगे स्ववृत्त के समान, तो ये हो जाएगा मस्ती। जैसे कि दृष्टि लिखना है तो ये र का आंकड़ा, ये द, ये ष्ट का चाप, ये हो गया दृष्ट। अब ई के लिए डैश निकाल देंगे अंत में, तो ये हो जाएगा दृष्टि। लेकिन अगर ए के अलावा कोई दूसरा स्वर आएगा, जैसे कि जस्ता, तो ये ज, ये हो गया स्त और ये त, तो यहाँ पे हम स्त नहीं कर सकते। जैसे जस्त आता तो ये जस्त बना सकते थे, लेकिन जस्ता आया हुआ है तो यहाँ पे हम ज बना के स्ववृत्त बना के त को पूरा बनाएंगे और प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जस्ता। लेकिन अगर जस्ती आता तो ये ज, ये स्त का चाप और ये डैश निकाल देते, तो ये हो जाता जस्ती। लेकिन अगर हमको स्थिर लिखना है तो ये हो जाएगा स्थ का चाप और ये नीचे आने वाला र। ये देखिए स्थ का चाप और ये नीचे आने वाला र। अब स्थ का स्वर को र के पहले ही तीसरे स्थान में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा स्थि और ये र। जैसे सस्ती लिखना है तो ये स, ये स्त का चाप और ये डैश, तो ये हो जाएगा स और ये स्त और ये ई का स्वर। तो यहाँ पे हमको स्ववृत्त बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये स हो गया और ये स्त हो गया और ये डैश हो गया, तो ये हो जाएगा सस्ती। तो ये आंकड़ा व्यंजन के आरंभ और अंत में ही आएगा, बीच में कहीं पे नहीं लगेगा। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। इसको बनाते समय इस बात का बस ध्यान रखना है कि ये चाप व्यंजन के आधे से कम हिस्से में ही रहे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका और कुछ अभ्यास है जो आप बुक से देख के कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।